नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि जोशीमठ के कई सारे घरों में दरारें देखने मिल रही है, जमीन फट रही है और लोगों के अंदर चिंता बढ़ चुकी है। लगभग 600 से भी ज्यादा घरों में जोशीमठ में दरार आ चुकी है और इसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आ चुका है। प्रशासन कई सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल्स हैं, उन्हें गिराने का काम शुरू कर चुका है और जो लोग जिनके घरों में ये दरारें आई हैं उन लोगों को शिफ्ट करने का काम भी प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और इसके पीछे का कारण कौन है। किस वजह से जोशीमठ की दीवारों में दरार आ रही है, क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका नतीजा हमें देखने मिल रहा है। क्या जोशीमठ में जिस तरह से परियोजनाएं चल रही हैं, क्या उसका असर भी जोशीमठ में इस वक्त हमें देखने मिल रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका असर देखने मिल रहा है। जिस तरह से पर्यटन यहाँ पर बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, आबादी यहाँ पर बढ़ते जा रही है, क्या ये भी इसका एक कारण है। तो इस पूरे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए फोरम ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट इन इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी अतुल देउलगांवकर जी हैं, जो हमें बताएंगे कि उत्तराखंड में खासतौर पर जोशीमठ में क्या हो रहा है और जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। अतुल जी, HW न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि कारण क्या लग रहा है ये सब चीजें जो जोशीमठ में इस वक्त हो रही है। सोनू जी, ये जोशीमठ अभी सामने आया है। जोशीमठ कहिए, उत्तराखंड कहिए या पूरा हिंदुस्तान, इसका भूगोल जो नष्ट हो रहा है, उसका विध्वंस चल रहा है, उसके पीछे एक इतिहास है जी तो हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। तो बात करते हैं 1970 के दशक की। जी हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, उसका चमोली जिला, उसमें पहली बाढ़ आई थी 1970 में अलकनंदा नदी को। जी और ये आने के बाद वहां के गांधीवादी कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट उस वक्त बहुत डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने आज तक, मतलब 1970 तक उन्होंने बाढ़ देखी नहीं थी। और उसकी वजह ये थी कि वहां का जो जंगल है, जिस जंगल में इतने अनमोल वृक्ष है, वहां अखरोट है, देवदार है, अंगू है, ये सभी नष्ट किए जा रहे थे। और ये इतने कटाई हो रही थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने 1964 में ही दशोली ग्राम स्वराज नाम की एक संगठन चालू की थी। जी और बात यह है कि बिल्कुल 50 साल पहले 24 अप्रैल 1973 में रेणी गांव के गौरा देवी, कलावती देवी और सावित्री देवी, इन्होंने 200 महिलाओं को साथ में लेके पेड़ को चिपक के चिपको का आंदोलन चालू किया था, जिससे भारत का नाम दुनिया में रोशन हो गया। पर्यावरण जी की ये पहली जी ऐसी आंदोलन थी कि जिसका सब तरफ के ये पर्यावरण हमारा जीवन है, ये जी निसर्ग के साथ हम जीते हैं, उपजीविका है, इसको जी नष्ट मत करो। ठीक है। जी लेकिन उसके बाद कई साल तक ये अच्छी तरह से इसको मतलब लगभग 1990 तक इन जो गांव के लोग थे, संस्थाएं थी, उनका कुछ हद तक प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। फिर भी उस वक्त टिहरी डैम हो रहा था, तो सुंदरलाल जी बहुगुणा ने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया था। ये सब क्यों चल रहा था? हिमालय की जो ज्योग्राफी है, उसका जी जो रॉक स्ट्रक्चर है, उसका खड़क है, वो बहुत नाजुक है, कमजोर है और बहुत वो उसकी आयु बहुत ही कम है। जी तो इस वजह से वहां के जंगल को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जतन करना चाहिए। और वहां हम जो हर वक्त बात करते हैं विकास की, पर्यावरण, तो जी ये जो अर्थशास्त्री है, वो नजदीक का तुरंत का अर्थशास्त्र देख के कहते हैं कि विकास इससे अच्छा हो जाएगा और पैसे तुरंत हाथ में आ जाएंगे। जी ये बिल्कुल बेवकूफी है।
हम जी निसर्ग को जो नष्ट कर रहे हैं, हमने निसर्ग के खिलाफ जो युद्ध चालू किया है, वो एक आत्महत्या है। निसर्ग जी की हत्या आत्महत्या है। इसका और एक उदाहरण अभी सामने आया है, वो जोशीमठ का है। लेकिन जी सोनू जी, बिल्कुल 1 साल पहले जी इसी चमोली जिले में धौली गंगा का जो डैम था वो बह गया था। जी 13 मेगावाट की बिजली की क्षमता वहां पे जो हो रही थी, उत्पादन हो रहा था, निर्मित हो रही थी, वो वहां की जो बाढ़ आ गई। और वो बाढ़ क्यों आ गई? क्योंकि ग्लेशियर्स, जो हिम नदियां हैं, वो जी अभी मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से इतना प्रेशर आया कि वो बह गया। अब हम उसके बारे में जानकारी लिए तो हमें यह पता चलता है कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनवाई थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि उत्तराखंड में आप एक भी डैम या जल विद्युत प्रकल्प न बनवाएं। आज उत्तराखंड में 98 छोटे, मध्यम और बड़े जल विद्युत प्रकल्प तैयार किए गए हैं। उसके जी बाद ये चार धाम के लिए जो रास्ते बनाए गए, या इस पूरी जो एक्टिविटी है उसके वजह से वहां पे सुरंग लगाए गए, वो उसको खुदाई हो गई, और इतना खरोचा गया है उस एरिया को। उस वजह से अब ये अंदर से जो ज्योग्राफिकल जो इफेक्ट है, एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट जो आती है, उसके बारे में वहां के भूगर्भ शास्त्री, वहां के सेस्मोलॉजिस्ट, ये सभी कह रहे थे ये तो भूकंप प्रवण जगह है, और जितना टाइम जाएगा उतना उसमें और यह हो सकता है। तो उत्तराखंड में जब भूस्खलन आम की बात है, हिमस्खलन आम की बात है, उस वक्त इस ढंग का हमारा बर्ताव, यही हमें जोशी मठ की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इसीलिए हमें वो भी भूलना नहीं चाहिए, गए साल धौली गंगा में क्या हो गया। तो ये जी एक एक आपत्ति, हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, वो आपत्ति रोकने के लिए है, क्या हमारा जो नॉर्मल पीरियड है, उस वक्त का जो हमारी करतूतें हैं, वो आपत्ति तैयार कर रही हैं। इसका एक उदाहरण अभी जोशीमठ है। लेकिन आप जानते हैं कि जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग, नैनीताल के भी जमीन में दरारें आ रही हैं, जमीन धस रही है। तो ये सभी बातें एक के बाद आते ही जाएंगी। आप निसर्ग के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समुद्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, जो तालाब है उसको वहां पे अवैध रूप से आप कुछ भी बांध दे रहे हैं, तो इसकी हमें कीमत भुगतनी पड़ रही है, और पड़ेगी। इसीलिए अब तो हमें जागना चाहिए। और इसके बारे में जो हम बात करते हैं, उस वक्त जब धौली गंगा किया था, या ये चार धाम के रास्ते किए थे, उस वक्त जो कॉस्ट एंड बेनिफिट दिखाया गया था, लॉस, उसमें डैमेजेस की बात की गई थी क्या? हानि की बात की थी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आगे चल के जो हानि होने वाली है उसके बारे में आप सोचते भी नहीं। इसीलिए ये जो विकास है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, ये टिकने वाला नहीं है। इसीलिए उसको बदलने की जरूरत है। सर, जोशीमठ में एक और कारण कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एनटीपीसी और जो बाकी प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट इस पर हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई साइंटिफिक रीजन किसी ने तो नहीं दिया, कोई सरकारी एजेंसी की तरफ से किसी भी तरह से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट या दूसरी परियोजनाओं के चलते ये सब चीजें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार की इन परियोजनाओं को क्या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है वहां पर? 2019 में पंतप्रधान के प्रमुख सलाहकार नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाई गई थी। उन्होंने 2019 में कहा था कि इसके बाद उत्तराखंड में एक भी प्रकल्प विद्युत या पानी का धरण का न हुआ तो ही उत्तराखंड बच सकता है। इसका मतलब यह है कि देहरादून में कई सारी वैज्ञानिक संस्थाएं, जो वैज्ञानिक अलग अलग ढंग से उसका अभ्यास करते हैं, संशोधन करते हैं, वहां की मिट्टी, वहां का खड़क, तो उस पे कौन सा काम हो सकता है, वो कौन सा लोड ले सकता है, इसके बारे में बात करने के बाद ही वहां प्रोजेक्ट होना। अब क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। जी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी के ये सब नतीजे हम भुगत रहे हैं। और ये सर, पूरे पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है।
सर लेकिन अगर हम बोले कि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो गलत है? जो साइंटिफिक तरीके होने चाहिए उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है ऐसे इलाकों में? 2000 के बाद दुनिया में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे बहुत काम हो रहा है, और जाने माने भारतीय ही उसके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। कैम्ब्रिज विद्यापीठ में डॉक्टर पार्थोदास गुप्ता हैं। स्विट्जरलैंड में डॉक्टर पवन सुखदेव हैं, जो हिडन इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर की बात करते हैं। जी आमतौर पे हम जो अर्थशास्त्र जानते हैं, जीडीपी जीएनपी वाला, उससे कुछ भी मायना नहीं, वो कहीं भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए तो अमर्त्य सेन ने मानव विकास निर्देशांक और महबूबुल हक ने निकाला था ना। उससे कुछ पता चलता है कि आपका आयुर्मान कितना है, गरीब लोग कितने साल जीते हैं, अमीर कितने साल जीते हैं, और उनको शिक्षा की कितनी संधि है, उनका पानी कैसा मिलता है। ये सभी बातें देख के मानव विकास निर्देशांक जैसे बनता है, वैसे ही विकास की बात होनी चाहिए। अब जी होता है कि एक पेड़ कट गया तो क्या हो गया? तो एक पेड़ एक पूरी इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम जब आप खलास करते हैं तो उसी वजह से ये अभी जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज की जो आपत्ति आ रही, उसकी वजह यही है कि एनवायरमेंट नेचर की हम कीमत नहीं कर सकते। और अब मान लीजिए कि मधुमक्खी है, हनी बीज, अगर हमें बिल भेज देना तो दुनिया को हर साल 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल देना पड़ेगा पराग सिंचन करने के लिए। जी तो इसका मतलब ये जानना चाहिए, और ये एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स बता रहे हैं आज तक। एक जी पेड़ आपको ठंडा ही देता है, लेकिन एक पेड़, जो 1970 के दशक में चंडी प्रसाद जी समझ गए थे, एक पेड़ मिट्टी को बांध के भी रखता है। जंगल कटाई जी होने से बाढ़ का धोखा बढ़ता है। तो जी अगर आप जंगल कटाई करते वक्त बाढ़ आने के बाद जो धोखा होगा, उसको अगर अकाउंट में लेते हो, तो ही बैलेंस शीट बराबर आएगी। जी फिलहाल अपना अर्थशास्त्र झूठी तरह से, गलत तरीके से आंकड़े दिखा के जाता है, इसलिए हमें लगता है कि ये सही है। जी यूरोप में विकास कैसे हो रहा है? निसर्ग को साथ में लेके विकास हो रहा है। जी जंगल निसर्ग कट करके नहीं, वो विकास हो ही नहीं सकता, वो टिकने वाला नहीं है। जी हमें हमारा जंगल कितना कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, एब्सॉर्ब करता है, जी ठंडाई कितने देता है, वो कितने आपत्तियों को रोकता है। जी अभी धूप काले में जो लहर आती है, हीट वेव आती है, उसको कौन रोकता है? जी हम निसर्ग को तैयार नहीं करते। निसर्ग में आदमी एक मामूली प्राणी है, ये हम भूल रहे हैं। जी और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इतना आगे गया है कि छोटे छोटे तरीकों पे भी हम एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स की बात करके कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट सस्टेनेबल। हमारी जी डेवलपमेंट सस्टेनेबल क्यों नहीं है? अगर होती, विकास विकास करना है तो कितना, किसका? अभी फिलहाल हमारा जो विकास का मॉडल है ना, वो कुछ लोगों का ही है, उसमें भला। अब देखिए, निसर्ग पे अवलंबन जो अवलंबित लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? जी और निसर्ग को खरोंच के, अंग्रेजी में उसे एक्सट्रैक्टिविज्म कहता जाता है। जी बिल्कुल खरोचना, बालू खरोच लो, पानी, जंगल, सबको खरोंचना चालू है। और ये कमाने वाले लोग कितने हैं? जी 100 लोग होंगे हिंदुस्तान में, जी लेकिन उनके भलाई के लिए कितने, हमारे भारत में 11 करोड़ आदिवासी है, उनकी अवस्था क्या है? जी उनको कोई पूछता है? जी इसीलिए झारखंड का ये कहता है कि आदिवासी नहीं नाचेंगे। जी आपको सिर्फ नाचने और गाने के लिए आदिवासी चाहिए, लेकिन वो जिस जंगल पे निर्भर है, उसको आप उसका खून कर दे रहे हैं। जी ये अगर आप गिनोगे कि ये डैमेजेस कौन कौन से हैं, कितने हैं। अभी श्रीनगर में बाढ़ आती है या चेन्नई में बाढ़ आती है, जब चेन्नई में अडयार नदी के ऊपर एयरपोर्ट बनवाया गया, तो उसकी कॉस्ट और बाढ़ की कॉस्ट, आप दोनों का भी बैलेंस शीट रख लीजिए।
बेंगलोर जी पूरा पानी में गया था। जी तो बंगलोर के बाढ़ की कॉस्ट और डेवलपमेंट की कॉस्ट, इसकी अगर आप साथ में तुलना करें तो आपको असर में नजर आएगी। रही आपकी फिर से बात कि ये जो पर्वतीय इलाका है उसका उसके ढंग से उनसे बात करके विकास कीजिए। जी पर्यटन अवश्य हो, लेकिन कितने लोग आए वहां पे। शिमला में पानी नहीं मिलता, जी महाबलेश्वर में पानी नहीं मिलता, तो जी वहां का जो रिसोर्सेस है उसको मैप कीजिए, कितना है और कितने लोग आ सकते हैं। जी उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए, वो बलात्कार हैं। जी उस एरिया पे इस ढंग की बात करेंगे तो वो कैसा सह सकता है, नहीं सह सकता। जी ये अगर सोचे ना कि जो हमें दिख रहा नहीं, जो दिखता है वही हम सोच रहे हैं, जी लेकिन गरीबों के पास, किसानों के पास जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। खुदकुशियां क्यों बढ़ रही है? जी तो एक तो क्लाइमेट चेंज, कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है। ये सभी बातें ध्यान में रह के एक होलिस्टिक अप्रोच, हमारा विकास का अप्रोच फ्रैगमेंटेड है, खंडित है, टुकड़े टुकड़े में है। वो एक जी साथ अगर हम होलिस्टिक करें तो ही हमें समझ में आएगा। इसीलिए 1980 के दशक में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी तो उस दशक को एम्प्लॉयमेंट रहित दशक कहा गया था। इसीलिए पाकिस्तान के अर्थवेत्ता महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी, और वो जी अब दुनिया मानती है उसको। जी अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है उत्तराखंड में, उसकी बात कीजिए। जी ये बातें करते हैं तो विकास उसमें हमें रखना होगा। सर, एक और चीज उत्तराखंड के मामले में ये भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो होटल्स का निर्माण हो रहा है, वहां पर जो घरों के निर्माण किए जा रहे हैं, और जिस तरह से आबादी वहां पर बढ़ रही है, तो वहां पर जो इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं तो उसमें नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, ऐसा देखा जाता है। तो सवाल यह है कि सर, चीजें बनते बनते चली जाती है और सब इस तरह, जब इस तरह की आपदा आती है तो प्रशासन भी ये कहने लगता है कि जो लोग हैं वो कैसे भी किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो समय रहते जो एजेंसीज हैं हमारी, वो एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? उनके पास कानून है, लेकिन उनके पास दांत है क्या? अभी फिर दो, हम 21वीं सदी में जब आ गए ना, तो यूरोप में इतने सारे बदलाव हो गए। क्लाइमेट रेजिलिएंट, वो जानते हैं कि हमें सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज का है। जी तो वहां क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात होती है, जी क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज की बात होती है। और क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज कैसे हो सकती है? स्मार्ट सिटीज से नहीं। उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट करने के लिए उस ढंग का प्रशिक्षण वहां दिया जाता है टाउन प्लानर्स को। और टाउन प्लानर्स, शहर नियोजन, ये बहुत ही अलग किस्म की और इंटीग्रेटेड अप्रोच की एक कला है, जी जिसमें हर एक को निसर्ग के जितना नजदीक जा सकते हैं वो लेके जाए। हम पानी को बहने दे, पानी को ना रोके। और इन नियमों का पालन करने के लिए अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट काम करता है तो उनको पता चलेगा कि कौन से इलाके में कितना पानी है, कितना ऑक्सीजन, और कितने बिल्डिंग होने चाहिए और किस ढंग के होने चाहिए, उसका जी डिजाइन कैसे हो। हम तो जी डिजाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जब हमारे प्लानिंग में आएगा और वहां के लोगों को डर न रहे कि हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली, हम जी निर्णय ले सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसे है कि प्रोफेसर माधव गाडगिल जी ने कहा था कि हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेसी और कुछ व्यापारी उद्योगपति, इन्होंने सब मिलके ये ओमनिवोरस कहते हैं, ये सर्वभक्षक हैं। और जो जी आम जनता है वो एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज हो गई है, ऐसा माधव गाडगिल जी का कहना है, पर्यावरण शास्त्रज्ञ जिन्हें पर्यावरण का नोबेल तक जैसे कहा जाता है टाइलर सम्मान वो मिला था। जी तो वो ये कहते हैं, ये पश्चिम घाट में भी यही बात है और हिमालय में भी यही बात है। हर जी साल अपने यहाँ कितने जंगल की, लाखों एकड़ जंगल की कटाई होती है। इन सब के जो परिणाम है वो धीरे धीरे इस ढंग से आते हैं। हम आपदा आने के बाद बहुत सोचने लगते हैं, गंभीर हो जाते हैं, बात करते हैं, बाद में फिर एज इट इज
बिजनेस एज यूजुअल चालू हो जाता है। तो ऐसी ही बातें चलती है। आम समय पर आप कितनी गंभीरता से इस विषय को लेते हैं, जी उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। या मतलब ये कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है, आपत्ति व्यवस्थापन यानी क्या है? आपत्ति की जोखिम कम करना यानी क्या है कि आम वक्त पर आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ जी कृति करते हैं, तो ही आपदा की त्रासदी कम होगी, नहीं तो ये जी बढ़ने वाली है और वो गरीबों को ही सहनी पड़ेगी। जी सर, एक चीज ये कि अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आबादी बसी हुई है उसको यहाँ से हटाया जाए, यही एकमात्र यहाँ पर अब एक ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी सहमत हैं उससे? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो देखना भी चाहिए, उसके बारे में सभी पढ़ना चाहिए कि वो वहाँ की मिट्टी और वहाँ की रॉक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन एक बात है कि वो जो कमज़ोर भूस्तर हो गया है, वहाँ पे हमें अलग किस्म के मकान बनवाने पड़ेंगे। जी झुग्गी-झोपड़ियाँ जो होती थी, जो कुछ लोड नहीं लेती थी, लकड़ी या कुछ पेड़ों के पत्ते। मैं ये नहीं कहता कि आपको सीमेंट कंक्रीट का, कम से कम सीमेंट कंक्रीट हो, कम से कम खुदाई हो, इस ढंग का डिजाइन हमें वहां पे करना पड़ेगा। जी जो और ये हमारे पुराने लोगों में ये, जिसे लोकल विजडम कहते हैं, ये बुद्धिमत्ता, असाधारण बुद्धिमत्ता स्थानिक हम्म, जनताओं में जो होती है वो उनके पास थी। जी इसीलिए उत्तराखंड में भूकंप की कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां का जो स्ट्रक्चर था वो इतना हिलता था, वो और वो वेव्स पास करके बाद में सब ठीक हो जाता था। इसी ढंग की हमें मतलब ज्योग्राफी देख के, वातावरण देख के ही हमें घर बनवाने पड़ेंगे, उसके डिजाइन के बारे में। और घर का डिजाइन और टाउन प्लानिंग, ये दोनों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, अभी से चालू करना पड़ेगा उसके लिए। अतुल जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपने जो भी हमें जानकारी दी वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक इसे देखेंगे और जहां तक के ये सारी बातें जाएंगी तो वो प्रशासन जो है वो इन सब चीजों को सीरियसली ले। एनवायरनमेंट को लेकर जो अनदेखी की जाती है, जो समय समय पर नजरअंदाज किया जाता है, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। उत्तराखंड का ये जो जोशीमठ है, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल लेकर आ रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर हमने हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखा तो इससे भी बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हो सकती है। तो जो चीजें हो रही है जोशीमठ में, वो हमें इत्तला कर रही है कि आगे कुछ बड़ा ना हो। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अतुल जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सरकार ने और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।